कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो या ऑफिस में अप्रेजल का दिन हो? हाँ बिल्कुल। पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ होती है। हाँ, एक बेचैनी। हम्म। एक तरफ उम्मीद होती है कि सब अच्छा होगा और दूसरी तरफ एक डर कि अगर नहीं हुआ तो। हम्म। वो जो भविष्य के रिजल्ट का इंतजार होता है ना, वो हमारे आज के मोमेंट को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। सही बात है। तो आज हम एक ऐसे ही आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं जो इसी हाईजैक को रोकने का एक मेंटल टूल देता है। अच्छा। और ये आइडिया हजारों साल पुराना है, लेकिन आज के एंजाइटी से भरी दुनिया के लिए शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। ये श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से आता है। दिलचस्प है। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जो गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक का विश्लेषण करता है। इसे समत्वम योग का सार माना जाता है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि योग का वो असली मतलब क्या है जो योगा मैट और मुश्किल आसनों से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत की नींव गीता की उस एक लाइन पर टिकी है जो कहती है समत्वम योग उच्यते। मतलब समता ही योग है। एग्जैक्टली। चलिए इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो जिस श्लोक की हम बात कर रहे हैं, लेख में उसे पूरा दिया गया है। मैं उसे एक बार पढ़ती हूँ। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में बहुत भारी और थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये डेंस लगता है, पर अगर इसे तोड़ें तो उसका कोर आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। तो कहाँ से शुरू करें इसे समझना? चलिए, लेख के एनालिसिस के हिसाब से इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है योगस्थ कुरु कर्माणि। इसका मोटा मोटा मतलब है योग में स्थित होकर काम करो। यहाँ कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे कि जाओ और लड़ो। अच्छा। वो कह रहे हैं कि पहले एक खास मेंटल स्टेट में आओ और फिर लड़ो। ओह, तो एक्शन से पहले की स्टेट ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ काम करने का निर्देश नहीं है, बल्कि एक खास माइंडसेट के साथ काम करने का निर्देश है। दिलचस्प है। और दूसरा हिस्सा संगम त्यक्त्वा। हाँ, ये इस माइंडसेट का पहला इंग्रेडिएंट है। संघ का मतलब है अटैचमेंट, आसक्ति। अटैचमेंट। और यहाँ आसक्ति सिर्फ चीजों या लोगों से नहीं है। लेख में इसे और गहराई से समझाया गया है। ये 2 तरह की आसक्ति है। 2 तरह की? हाँ, पहली काम के रिजल्ट से आसक्ति, यानी मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए। और दूसरी जो और भी सटल है, वो है कर्ता होने की आसक्ति। कर्ता होने की मतलब ये मैंने किया है वाला ईगो। तो कृष्ण कह रहे हैं काम करो, पर इन दोनों अटैचमेंट्स को छोड़कर करो। वाओ, ये तो बहुत गहरा है। मतलब सिर्फ रिजल्ट से नहीं, बल्कि मैंने किया वाली फीलिंग से भी डिटैचमेंट। सही पकड़ा। और तीसरा टुकड़ा सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। ये तो सुनने में ही सिद्धि जैसा लग रहा है। बिल्कुल। सिद्धि मतलब सक्सेस और असिद्धि मतलब फेलियर। अच्छा। तो ये लाइन कहती है सफलता और विफलता में समान रहकर, यानी रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप जीतो या हारो, आपका मन शांत और स्टेबल रहना चाहिए। वो जो एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम दुख की रोलर कोस्टर राइड होती है, उससे उतर जाओ। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये सब जुड़ रहा है। तो अगर हम इन तीनों हिस्सों को मिला दें तो लेख में दिया गया पूरा मतलब ये बनता है, हे अर्जुन, अटैचमेंट को छोड़कर और सक्सेस फेलियर में एक जैसा भाव रखकर योग में स्थित होकर अपने काम को करो, क्योंकि मन की इसी बराबरी वाली स्टेट को योग कहते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तो बैटलफील्ड के बीच में दिया गया एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल। और यहीं आकर मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि आज जब कोई योग शब्द सुनता है तो योगा पैंट्स, योगा मैक और इंस्टाग्राम पर #योगा चैलेंज वाली तस्वीरें दिमाग में आती हैं। हाँ, हम योग को एक फिजिकल एक्टिविटी मानते हैं। बिल्कुल। और ये श्लोक उस पूरी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। लेख के मुताबिक गीता यहाँ योग को व्यायाम नहीं बल्कि अवस्था बता रही है, एक मेंटल स्टेट। एक मेंटल स्टेट। हाँ। और वो स्टेट है समत्वम। अंग्रेजी में इसके लिए सबसे करीबी शब्द है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब हर हाल में, अच्छा हो या बुरा, तारीफ मिले या गाली, मन का बैलेंस बनाए रखने की काबिलियत। ये सुनकर मुझे स्टोइक फिलॉसफी की याद आ रही है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस भी कुछ ऐसी ही बात करते थे, जिसे वो अपथेया कहते थे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब बाहरी घटनाओं से विचलित हुए बिना एक आंतरिक शांति बनाए रखना। क्या ये दोनों विचार एक जैसे हैं? काफी समानताएं हैं। दोनों ही बाहरी परिणामों पर अपनी आंतरिक शांति को निर्भर ना होने देने की बात करते हैं। फर्क शायद उनके फाउंडेशन में है। स्टोइसिज्म तर्क और प्रकृति के नियम पर आधारित है, जबकि गीता का समत्वम
एक आध्यात्मिक समझ से आता है कि आप सिर्फ कर्म के अधिकारी हैं, फल के नहीं। हाँ, लेकिन एंड गोल यानी एक अनशेकेबल इनर पीस काफी मिलता जुलता है। लेख में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ये योग को एक करने वाली चीज से हटाकर एक होने वाली चीज बना देता है। इट्स नॉट समथिंग यू डू, इट्स समथिंग यू आर। बिल्कुल। ठीक है, थ्योरी तो कमाल की है, मन का बैलेंस, इक्वानिमिटी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर लाइफ में इसे प्रैक्टिस कैसे करें? असल दुनिया में तो मन हर सेकंड ऊपर नीचे होता है। क्या गीता इसे हासिल करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताती है, या ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया है? बिल्कुल बताती है, और इसी श्लोक में ही वो 2 पिलर्स छिपे हैं जिन पर ये समत्वम की इमारत खड़ी होती है। अच्छा। पहला, जैसा हमने बात की, आसक्ति का त्याग, और दूसरा समत्व भाव को अपनाना। चलिए, पहले पिलर आसक्ति का त्याग पर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब हम कहते हैं अटैचमेंट छोड़ दो, तो ये सुनने में बहुत नेगेटिव लगता है, जैसे किसी चीज की परवाह ही मत करो। ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है ना? हाँ, लेख इस बात को साफ करता है कि आसक्ति का त्याग उदासीनता या इंडिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम को लेकर पैशनेट नहीं हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पैशन को प्रोसेस में लगाते हैं, रिजल्ट में नहीं। अच्छा। सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, वो अपना 100% देगा, पूरी स्किल और फोकस लगाएगा, ये पैशन है। लेकिन अगर वो ऑपरेशन के दौरान लगातार ये सोचता रहे कि मरीज बचेगा या नहीं, मेरा नाम खराब तो नहीं होगा, तो उसका हाथ कांपने लगेगा। सही बात है। आसक्ति का त्याग मतलब उस रिजल्ट के डर और लालच को साइड में रखकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। ये मैंने किया और इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए कि ईगो को छोड़ना। एग्जैक्टली। ये बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन है, मतलब एफर्ट में पैशनेट रहो, आउटकम से डिटैच्ड रहो। हाँ। और यहीं पर दूसरा पिलर समत्व भाव आता होगा। बिल्कुल, वो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप आउटकम से अटैचमेंट छोड़ देते हैं तो समत्व भाव एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट की तरह आता है। अच्छा। फिर चाहे आपका स्टार्टअप फंड हो जाए या रिजेक्ट, चाहे आपको प्रमोशन मिले या ना मिले, आपकी सेल्फ वर्थ उस बाहरी इवेंट से नहीं जुड़ी होती। आप एफर्ट को ऑनर करते हैं, आउटकम को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इंसान एम्बिशियस होना छोड़ दे? जरूरी सवाल है। अगर हार और जीत में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कोई जीतने की कोशिश ही क्यों करेगा? ये तो इंसान को पैसिव बना देगा। और यही पर गीता का जीनियस सामने आता है। गीता कर्म छोड़ने को नहीं कहती, बल्कि कर्म के फल की चिंता छोड़ने को कहती है। अच्छा। ये एम्बिशन को खत्म नहीं करती, ये एम्बिशन की क्वालिटी को बदल देती है। क्वालिटी को बदल देती है? कैसे? आपका एम्बिशन सफल दिखने से बदलकर उत्कृष्ट काम करने का हो जाता है। लेख में इस बात का जिक्र है कि ये श्लोक यानी 2.48 असल में अपने से ठीक पहले वाले मशहूर श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात कर रहे हैं? हाँ, वो श्लोक व्हाट है, सिद्धांत कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। और ये 48वां श्लोक हाउ है कि उस कर्म को कैसे किया जाए। हाँ, बिना अटैचमेंट और संभाव के साथ। तो ये पैसिविटी नहीं है, ये तो 100% इफेक्टिव एक्शन का फॉर्मूला है। क्योंकि जब दिमाग क्या होगा की चिंता से फ्री होता है, तभी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। सही पकड़ा। ओके, लेट्स ब्रिंग दिस डाउन टू अर्थ। ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। आज के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक स्टार्टअप फाउंडर या एक आर्टिस्ट के लिए इसका डे टू डे लाइफ में क्या मतलब है? बिल्कुल। चलिए एक स्टार्टअप फाउंडर का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। एक फाउंडर वो है जो दिन रात इन्वेस्टर्स के पीछे भाग रहा है। उसकी पूरी एनर्जी फंडिंग मिलेगी या नहीं पर लगी है। वो हर रिजेक्शन से टूट जाता है और हर पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हवा में उड़ने लगता है। हाँ, उसकी इमोशनल स्टेट पूरी तरह से बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर है। और दूसरा फाउंडर समत्वम को प्रैक्टिस करता है। उसका ऑब्सेशन फंडिंग नहीं बल्कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा। वो पिच मीटिंग्स की तैयारी पूरी मेहनत से करता है, लेकिन उसका फोकस इस बात पर होता है कि क्या मैं अपनी बात ठीक से समझा पाया, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। और मीटिंग के बाद रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो वापस आकर अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में लग जाता है। उसका मेंटल रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। और शायद विडंबना ये है कि इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही फाउंडर पर दाव लगाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, जो प्रोसेस को लेकर ऑब्सेस्ड हो, रिजल्ट को लेकर नहीं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, मतलब फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पे ले आना। मैंने सुना है कि बहुत से टॉप एथलीट्स भी यही करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ट्रॉफी के बारे में नहीं, अगली बॉल या अगली रेस के बारे में सोचते हैं। एक क्रिकेटर अगर शतक के बारे में सोचेगा
तो शायद अगली गेंद पर फोकस नहीं कर पाएगा। सही बात है। लेकिन अगर उसका ध्यान सिर्फ गेंद के मेरिट पर खेलकर अपना बेस्ट शॉट देने पर है तो शतक अपने आप बन जाता है। और एक आर्टिस्ट का क्या? एक आर्टिस्ट जो हर पोस्ट के बाद लाइक्स और कमेंट्स गिनता है, वो धीरे धीरे वो आर्ट बनाने लगता है जो चलेगा, न कि वो जो उसके दिल से निकलता है। वो अपनी क्रिएटिविटी का गला घोंट देता है। बिल्कुल। जबकि जो कलाकार समत्वम के साथ काम कर रहा है वो बनाने की खुशी के लिए बनाता है। हाँ, उसे प्रोसेस में ही आनंद मिलता है। दुनिया उसे स्वीकार करे या न करे वो सेकेंडरी है। उसका रिवॉर्ड तो आर्ट बनाने के एक्ट में ही मिल गया। ठीक यही बात। और सोचिए एक सेल्स प्रोफेशनल के बारे में, उस पर टारगेट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ टारगेट पूरा होगा या नहीं पर है तो वो हर क्लाइंट कॉल में डेस्परेट और पुशी लगेगा। लेकिन अगर उसका फोकस समत्वम के साथ सिर्फ हर क्लाइंट की प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझने और सॉल्व करने पर हो तो सेल्स अपने आप होने लगती हैं। वो रिलेशनशिप बनाता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं करता। मतलब अगली बार अप्रेजल मीटिंग में जाते हुए सोचना है प्रमोशन मिले या ना मिले समत्वम बना रहे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, कोई वन डे फिक्स नहीं। लेकिन सिर्फ इस अवेयरनेस को भी अपनी लाइफ में लाना कि मेरा काम एफर्ट करना है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, ये अपने आप में बहुत सारा प्रेशर कम कर देता है। ये आपको चिंता से निकालकर एक्शन मोड में ले आता है। बिल्कुल। तो अगर आज की सारी बात को समेटें तो हम जिस लेख पर चर्चा कर रहे हैं वो हमें योग की एक रैडिकल नई परिभाषा देता है। योग सिर्फ आसन नहीं बल्कि समत्वम है, मन का वो बैलेंस जो सुख दुख सफलता विफलता में बना रहता है। सही। और इस बैलेंस को पाने का रास्ता है कर्म के फल से अटैचमेंट को छोड़ना। मतलब अपना सब कुछ प्रोसेस में झोंक दो लेकिन आउटकम को यूनिवर्स पर छोड़ दो। ये आपको पैसिव नहीं बनाता बल्कि आपको फियरलेस बनाता है। हाँ, फियरलेस बनाता है, क्योंकि जब हार का डर और जीत का लालच निकल जाता है तो आप अपना नेचुरल बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत अच्छे से समराइज किया। और इसी पॉइंट पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। लेख हमें ये तो बताता है कि समभाव के साथ कर्म कैसे करें, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई इंसान सच में इस अवस्था को पा लेता है तो क्या वो सक्सेस की खुशी और फेलियर का दुख महसूस करना बंद कर देता है? क्या वो एक इमोशनललेस रोबोट बन जाता है? हाँ, या फिर इसका मतलब ये है कि वो इन भावनाओं को महसूस तो करता है लेकिन उनके बहाव में बहता नहीं। वो लहरों को देखता है, उन्हें महसूस करता है पर उनमें डूबता नहीं। बिल्कुल। अनासक्ति यानी डिटैचमेंट और उदासीनता यानी इंडिफरेंस के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? बेहतरीन सवाल। क्या समत्व का मतलब भावनाओं का अंत है या भावनाओं पर महारत हासिल करना? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं ताकि इस पर सोचा जा सके।